हाइपरलिपिडेमिया ये एक टाइप का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है जिस दौरान हमारे ब्लड के अंदर लिपिड्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। हाइपरलिपिडेमिया इज़ अ कंडीशन in which there are abnormally high level of lipids such as cholesterol and triglyceride in the blood। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हाइपरलिपिडीमिया एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा डिजीज होता है जिस दौरान हमारे ब्लड के अंदर लिपिड्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट हाइपरलिपिडेमिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरलिपिडेमिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि हाइपरलिपिडेमिया हमारे बॉडी के अंदर किस वजह से होता है, इसका कॉजेज़ क्या क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। हाइपरलिपिडेमिया में बी प्राइमरी और सेकेंडरी। Primary hyperlipidemia occurs due to genetic causes like inherited defect in lipid metabolism. Secondary hyperlipidemia occurs due to unhealthy diet rich in fats, obesity, lack of exercise, diabetes, hypothyroidism, kidney diseases, liver diseases, alcohol consumption, and certain drugs. In hyperlipidemia, there is either increased production of lipid or reduced clearance of lipids from the body, which leads to accumulation of lipid in the blood. The excess lipids, especially LDL cholesterol, get deposited in the wall of blood vessels, forming plaques and causes atherosclerosis, which causes narrowing of the arteries and reduce blood flow. This makes hyperlipidemia a major risk factor for heart attack and stroke. हाइपरलिपिडेमिया दो मेन टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एंड दूसरा होता है सेकेंडरी। अगर हम बात करें प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया की, तो प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया जेनेटिक कॉजेस के वजह से हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी के अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म में कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है, तो इसके वजह से प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया की, तो सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर अनहेल्दी डाइट के वजह से होता है। अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ओबेस है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, यानी कि वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता है, तो इसके वजह से भी सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है। अगर पेशेंट डायबिटीज़ है या पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है या किडनी डिजीज़ या किसी टाइप का लीवर डिजीज़ है, तो इन सब की वजह से भी सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन प्रोड्यूस होने लगता है। अगर पेशेंट अल्कोहल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा करता है, तो इसके वजह से भी सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जिनको कंज्यूम करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसके वजह से सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। हाइपरलिपिडेमिया के अंदर या तो हमारे बॉडी के अंदर लिपिड का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, या तो लिपिड का क्लियरेंस हमारे बॉडी से काफ़ी कम होता है। यानी कि लिपिड का लेवल या तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, या तो जो भी लिपिड हमारे बॉडी के अंदर है वो आसानी से क्लियर नहीं होता है, और इसी के वजह से हमारे ब्लड के अंदर लिपिड काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, लिपिड काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है। और जब हमारे ब्लड के अंदर लिपिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, तो इसके वजह से हमारे ब्लड वेसल के अंदर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज प्रोड्यूस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज के वजह से हमारा जो आर्टरीज है वो काफ़ी नैरो हो जाता है। नैरो होने के वजह से ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। हाइपरलिपिडेमिया के वजह से हमारे बॉडी के अंदर
हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये तो था एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि हाइपरलिपिडीमिया का साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Hyperlipidemia usually has no symptoms in the early stages and is often found during blood test. Later, it may cause yellowish fat deposit under the skin called as xanthomas, yellow patches around the eyelids called as xanthelasma, and a gray-white ring around cornea called as corneal arcus. Very high triglyceride can lead to pancreatitis with severe abdominal pain, nausea, and vomiting. Long-term high lipid levels causes atherosclerosis leading to chest pain, heart attack, stroke और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अर्ली स्टेजेस में पेशेंट के बॉडी के अंदर कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स हाइपरलिपिडीमिया के नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अगर पेशेंट ब्लड टेस्ट करवाते हैं अपना, तो ब्लड टेस्ट के दौरान हाइपरलिपिडेमिया फाउंड हो जाता है, हाइपरलिपिडेमिया डिटेक्ट हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि ऐसे पेशेंट के स्किन के अंदर हमें येलोइश फैट डिपॉजिट होते हुए दिखाई देंगे और इस कंडीशन को हम ज़ैंथोमास बोलते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके आई लीड के अराउंड हमें येलो पैच दिखाई देते हैं और इस कंडीशन को हम ज़ैंथेल्म्मा बोलते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके कॉर्निया के अराउंड ग्रे वाइट कलर का रिंग फॉर्म हो जाता है, इस कंडीशन को हम कॉर्नियल आर्कस बोलते हैं। ये सब के सब कंडीशन हाइपरलिपिडेमिया वाले पेशेंट में हमें हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर पेशेंट के बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, यानी कि पेशेंट के पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन या फिर किसी भी टाइप का सूजन हो जाता है और इसी सूजन की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन होने लगता है, नोजिया एंड वोमिटिंग भी होने लगता है। अगर पेशेंट के बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसी बढ़े हुए लिपिड के लेवल के वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज भी प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज हो गया, तो इसके वजह से पेशेंट के चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, पेशेंट को हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि हाइपरलिपिडेमिया को बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी ड्रग के किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है डाइटरी मॉडिफिकेशन। अगर किसी पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को अपने डाइट में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने चाहिए। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल वाले खाने को पूरी तरह से रिड्यूस कर देना चाहिए या तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को अपने खाने के अंदर फाइबर रिच फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे खाना खाने चाहिए। सेकंड है वेट मैनेजमेंट। अगर किसी पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया डिजीज हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को अपना बॉडी वेट, अपने बॉडी का जो वज़न है, वो हेल्थी मेंटेन करना चाहिए। ना तो ज़्यादा, ना तो कम, एकदम बैलेंस वेट मेंटेन करना चाहिए। इसी के वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर लिपिड का लेवल कम होना चालू हो जाएगा और हाइपरलिपिडेमिया डिजीज़ धीरे-धीरे ठीक होना चालू हो जाएगा।
इसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर किसी पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया डिजीज हो चुका है तो ऐसे पेशेंट को डेली दिन में 30 से 45 मिनट तक नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहिए। इसकी वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल एंड लिपिड का लेवल धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा और हाइपरलिपिडेमिया डिजीज भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट अल्कोहल एंड क्विट स्मोकिंग। हाइपरलिपिडेमिया वाले पेशेंट को अल्कोहल पूरी तरह से कम कर देना चाहिए या तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और ऐसे पेशेंट को स्मोकिंग भी पूरी तरह से क्विट कर देना चाहिए। अगर उन्होंने अल्कोहल कंजम्पशन या फिर स्मोकिंग को क्विट नहीं किया तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट के बॉडी के अंदर लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया डिजीज़ काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। इसके बाद है कंट्रोल सेकेंडरी कॉजेस। अगर किसी पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया डिजीज़ है तो ऐसे पेशेंट को अपना डायबिटीज़ या फिर कोई भी थायराइड डिजीज़ जो हुआ है या फिर ऐसे ड्रग जिनकी वजह से उनके बॉडी के अंदर लिपिड का लेवल बढ़ सकता है, इन सबको मैनेज करना चाहिए, इन सबको अच्छे तरीके से ठीक करना चाहिए। अगर पेशेंट के बॉडी के अंदर डायबिटीज़ या फिर किसी भी टाइप का थायराइड डिसऑर्डर है, तो इसके वजह से हाइपरलिपिडेमिया के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके वजह से ये जो सेकेंडरी कॉजेज़ हैं, इन सबको भी ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि हाइपरलिपिडेमिया डिजीज़ को मेडिसिन एंड ड्रग्स के ज़रिए किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स के एग्जाम्पल है एटोरोस्टैटिन, रोजुआस्टैटिन एंड सिम्वास्टैटिन। ये ड्रग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग होते हैं हाइपरलिपिडेमिया डिजीज़ को ठीक करने के लिए। ये ड्रग बॉडी के अंदर जाते हैं एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं एंड प्लेक को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं और इसी की वजह से हाइपरलिपिडेमिया डिजीज़ धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है फाइब्रेट। इसके एग्जाम्पल है फिनोफाइब्रेट एंड जेमफाइब्रोजिल। ये ड्रग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को रिड्यूस करने का काम करते हैं और एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया डिजीज धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। इसके बाद है एसिटिमिब। एसिटिमिब भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग है। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाता है एंड इंटेस्टाइन के अंदर कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को पूरी तरह से इनहिबिट कर देता है। जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे ब्लड के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है और जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया डिजीज भी ठीक होना चालू हो जाता है। इसके बाद है PCSK9 इनिबिटर्स। ये ड्रग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग है हाइपरलिपिडेमिया डिजीज़ को ठीक करने के लिए। इसके एग्जांपल है एवोलोक्यूमैब एंड एलिरोक्यूमैब। इसके बाद है नाइसिन, जिसको विटामिन B3 भी बोला जाता है। ये ड्रग का भी इस्तेमाल हाइपरलिपिडेमिया डिजीज़ को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे इनका इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। इसके बाद है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ड्रग का इस्तेमाल भी हाइपरलिपिडेमिया डिजीज़ को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने का काम करते हैं और जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया डिजीज भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। लास्ट है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। इसके एग्जांपल है कोलेस्टायरामिन एंड कोलेसेवेलम। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल को कम करने का काम करते हैं, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और इसी की वजह से हाइपरलिपिडेमिया डिजीज धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया।